गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने गॉस लॉ के बारे में पढ़ा था और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वो स्टेटमेंट बताने के बाद जो गॉस लॉ का स्टेटमेंट है वो मैं फिर से एक बार बताता हूँ। ठीक, लॉ। ठीक, इसमें क्या है, गॉस लॉ हमारा क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल electric flux through a closed surface as is equal to q by epsilon naught। समझे? टोटल फ्लक्स थ्रू अ closed surface is equal to q by epsilon naught, where q is the total charge enclosed by the surface as clear। और हमें पता है and total system is in vacuum। ठीक है, पूरा सिस्टम जो है ना वैक्यूम है हमारा। कैसे पता चला? तो ये एप्सिलॉन नॉट से पता चला। ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरीके से देखेंगे तो टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, q बाई एप्सिलॉन नॉट। समझे? अब देखो, हम कल क्या देखे थे कि अगर हम कल डेरिवेशन जो भी किए थे उसमें हम देखे थे कि अगर ये हमारा क्या है, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है और इसके अंदर में चार्ज हमारा क्या था, Q था। ठीक, चार्ज हमारा Q था और हम जो चार्ज लिए थे वो एकदम से सेंटर पे लिए थे और हम डेरिवेशन किए थे और मैंने ये भी बताया था कि ये क्या है, एक स्पेशल केस है। जो जनरल केस है ना, उसका जो जनरल रिजल्ट आता है ना, उसका एक स्पेशल केस है और वो स्पेशल केस हम लेके आगे बढ़े थे और फिर से हम लोगों ने डेराइव किया था। तो देखो, हम लोगों ने जिस तरीके से डेराइव किया, समझे, वो जो तरीका है ना, वो तरीका सही नहीं है। ठीक, हाँ, लेकिन अगर पेपर में तुम्हें आता है तो तुम्हें इसी तरीके से तुमको दिखाना होगा। फिर मैंने एक एक एस्पेक्ट बताया था कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। अब देखो, जो गॉस जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने, ठीक है, जनरल रिजल्ट दिया था और जनरल रिजल्ट के बाद से ना ये लॉ को उन्होंने फॉर्मुलेट किया था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर ऐसे हम 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स q, वेयर q इज द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेसेस। समझे? अब देखो, गॉस ने जो भी यहाँ पे जो भी उन्होंने कैलकुलेशन किया था उसमें, जैसे उनके कैलकुलेशन में क्या था, अगर ये चार्ज को कहीं भी हम रख दें, q यहाँ भी रख दें, एक यहाँ भी रख दें, एक यहाँ भी रख दें, समझे, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, 3 चार्ज रखे हैं, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस के थ्रू क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो देखो टोटल चार्ज कितना है यहाँ पे, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, ठीक है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। पूरा सिस्टम हमारा किस में है, वैक्यूम में है। क्लियर? तो यहाँ पे हम फाई इक्वल टू कितना दिखाएंगे, फाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। समझे? अगर इसमें अगर हम देखते हैं कि, ठीक, हम दूसरा इसमें देखते हैं, दूसरा इसका केस देखते हैं। वो क्या है कि अगर इसमें मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, प्लस q है और माइनस q है, यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो क्या होगा हमारा, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो q है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दी दैट सरफेस s, ठीक है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो प्लस q माइनस q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझे? तो हम जिस रिजल्ट पे पहुंचे थे, हम क्या किए थे, हम जो चार्ज को सेंटर पे रखे थे, समझे। अब देखो यहाँ पे ना इंटीग्रेशन का जो मेथड लगाओगे ना, समझे, जब इंटीग्रेशन का मेथड लगाओगे, जैसे मान लो कि
हम सेंटर पे ना रख के हम चार्ज को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, ये प्लस क्यू, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा, समझे। ये हमें पता है, ये गॉस लॉ से हमें पता है कि ये हमारा रिजल्ट आएगा। लेकिन हम अगर इस तरीके से डेराइव करना शुरू करें ना, समझे, जो हम कल किए थे, हम सिंपल केस लेके किए थे, क्या था उसमें कि हम क्यू को सेंटर पे रखे थे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा था, हर जगह कांस्टेंट हो जा रहा था, सरफेस पे, हर सरफेस पे इस जो पॉइंट चार्ज हम लिए थे, ठीक है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सरफेस पे क्या हो रहा था, उसका जो वैल्यू है ना, मैग्नीट्यूड का जो वैल्यू है वो क्या आ रहा था, कांस्टेंट आ रहा था। अब तुम यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कुछ और होगा, 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 यानी कि ये जो है वेरिएबल हो जा रहा था। अब जब वेरिएबल हो रहा था तो फाई इक्वल टू हम जो पढ़ते आ रहे हैं, समझे, ये जो हम पढ़ते आ रहे हैं, तो इस समय ना जब वेरिएबल हो जाता है तो इस समय हम ई को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक, और ई को हमको किसके टर्म्स में लिखना पड़ेगा, तो ई को हमको डीएस के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, समझे, जो कि बहुत बड़ा मैथमेटिक्स इसके अंदर में है, समझे। और इस चीज को समझने के लिए तुम्हें हायर मैथमेटिक्स में थोड़ा सा जाना पड़ेगा, ठीक है, 12th लेवल पे बेसिक सा है उसमें, समझे। तो यही कैलकुलेशन जो है, ये जो कैलकुलेशन है, ये गॉस लॉ ने किया था, और हमेशा जो उनका रिजल्ट आया ना, वो क्या आया, यही हमारा रिजल्ट आया, यानी कि इसके लिए अगर तुम कैलकुलेशन करते हो इस मेथड से तो हमारा रिजल्ट यही आएगा, समझे। अब ये जो इन्होंने बताया था कि टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, ठीक है, जो क्यू है हमारा क्या है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड है, तो इन्होंने एक माइनस क्यू भी लेके इधर देखा होगा, समझे। तो यहाँ पे जब उन्होंने माइनस क्यू लेके देखा तो हमारा जो है इस तरीके से उन्होंने कैलकुलेशन किया था, तो ये हमारा फाई इक्वल टू 0 आ जा रहा था, समझे। फिर यहाँ पे मान लो प्लस क्यू लेके देखा होगा, तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारा कैलकुलेशन किया होगा, और फाइनली हमारा जो रिजल्ट है वो उन्होंने बताया कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, where q is the total charge included by the surface s and the total system is in vacuum, समझे। तो ये ऐसे वो लोग आगे बढ़े थे। अब देखो एक और चीज है, ध्यान देना इस चीज को, समझे, कि अगर मान लो कि कोई सरफेस हम लेते हैं, ठीक है, कोई सा भी हम सरफेस लेते हैं, समझे, इस तरीके का हम स्फेरिकल सिमेट्रिकल सरफेस लेते हैं, और स्फेरिकल सिमेट्रिकल सरफेस लेने के बाद से अगर हम यहाँ पे फ्लक्स कह दें कि इस सरफेस की टोटल जो फ्लक्स है वो कितना है, 0 है, समझे, इस सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स जो है वो कितना है, 0 है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसके अंदर में जो चार्ज है, ठीक है, टोटल चार्ज जो है वो कितना है, 0 है, समझे, हम ये कह सकते हैं, क्लियर। यानी कि हम एक लाइन में बोले कि अगर टोटल फ्लक्स थ्रू अ सरफेस जो है अगर वो 0 है तो उसके अंदर में चार्ज नहीं है, यानी कि चार्ज नहीं होने का मतलब ये हुआ कि एक्स्ट्रा चार्ज, समझे, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, समझे, चार्ज हो सकता है लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज होने का मतलब क्या होगा कि इस सरफेस के अंदर में टोटल चार्ज अगर हम कैलकुलेट करेंगे ना तो वो हमारा एक नेट चार्ज इसके अंदर में नहीं है, समझे। जैसे मान लो कि यहाँ पे देखोगे, इस केस में देखोगे तो ये टोटल चार्ज कितना है, प्लस क्यू है, समझे, प्लस क्यू माइनस क्यू अगर हम करेंगे तो एक प्लस क्यू माइनस क्यू क्या हो जाएगा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे, समझे। तो टोटल चार्ज इसके अंदर में कितना हो जाएगा, प्लस क्यू हो जाएगा, क्लियर। लेकिन अगर मान लो कि एक और माइनस क्यू हम इसके अंदर में डाल दें, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि सेंटर पे ही डाले, कहीं भी हम डाल सकते हैं, कहीं भी डाल सकते हैं, यहाँ पे इस सरफेस के अंदर में होना चाहिए। तो हम यहाँ पे अगर माइनस क्यू एक डाल दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। टोटल चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। और जिसकी वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस जो S है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो फाई इक्वल टू 0। समझ में आया। अब देखो थोड़ा सा हम एक और यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहे हैं, समझे, इस चीज को समझना है।
और जो हम एग्जांपल बताने जा रहे हैं ना वो तुम्हें बहुत ही काम करेगा कोई सा भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को बनाते समय, समझे। ये जो हम बताया ना कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस अगर जीरो है तो यानी कि इसके अंदर में कोई भी नेट चार्ज नहीं है, समझे। तो इसी का मैं एग्जांपल बताने जा रहा हूं। अब देखो जैसे हम यहाँ पे लेते हैं, हम मानते हैं ना कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ना वो हमारा इधर की तरफ है, ठीक है। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ना वो इधर की तरफ है, और ये जो फील्ड है ना ये हमारा फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझे। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है और ये कैसा ही फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर तुम दिखाना चाहो तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या है ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं, समझे। ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन हम यहाँ पे दिखा नहीं रहे, यहाँ पे हम लिख दिए हैं तो लिखना काफी है हमारे लिए, समझे। हम इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि हमें और सारी फिगर बनाना है। अब देखो एक हम सिलेंड्रिकल सरफेस लेते हैं, समझे। एक हम सिलेंड्रिकल सरफेस लेते हैं, ठीक। ये हमारा एक सिलेंड्रिकल सरफेस हो गया, समझे। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ठीक है, इस सरफेस से क्रॉस तो करेगा ना, समझे। ये जो सरफेस है इस सरफेस से क्रॉस करेगा, समझे। अब तुम यहाँ पे तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है कि इस ये जो है इस सरफेस यानी कि ये जो हमारा जो सिलेंड्रिकल सरफेस है ना इसके थ्रू हमें टोटल फ्लक्स निकालना है, क्लियर। इसके थ्रू हमें टोटल फ्लक्स निकालना है। तो हम सरफेस का नेम कर लेते हैं। जैसे ये तुम्हारा हुआ हमारा ये 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये हमारा 3 हो गया, ठीक है। 3 सरफेस है। देखो क्या है, एक हमारा देखो इसका टोटल सरफेस एरिया जो होगा कुछ ना कुछ तो होगा ना, समझे। उसमें से अगर हम देखेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर से एक ये इधर वाला एरिया और एक इधर वाला एरिया, 3 सरफेस को हम कैटेगराइज किए, समझे। अब हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमें टोटल फ्लक्स थ्रू दिस, ठीक है, सिलेंड्रिकल सरफेस कैलकुलेट करना है, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट टोटल फ्लक्स थ्रू this cylindrical surface, ठीक है। हमें टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंड्रिकल सरफेस कैलकुलेट करना है। अब तुम देखो हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम मान लेते हैं कि फाई हमारा क्या है, टोटल फ्लक्स है। तो हमें फाई 1 हमारा क्या है, ठीक है, फाई 1 हमारा फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस हो जाएगा, ठीक है। फाई 2 हमारा क्या हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू दिस कर्व्ड सरफेस हो जाएगा, और फाई 3 हमारा फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस हो जाएगा, ठीक है, सरफेस नंबर 3, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये सारा चीज तुम समझ गए, ये हम ऐसे नाम दे देते हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट हो जाएगा, ये हमारा क्या है थर्ड हो जाएगा, समझे। ये थर्ड हो जाएगा और ये तो सेकंड है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा इसमें से क्रॉस करेगा ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ है, समझे। इस सरफेस पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ है, ठीक है। अब देखो ये सरफेस कैसा है, तो सरफेस हमारा क्लोज्ड है, तो इसके लिए जो एरिया, जो ये सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो उसका डायरेक्शन हमारा इधर की तरफ होगा। इसके थ्रू इसके ये जो है देखो आउटवर्ड नॉर्मल होता है ना, ये सरफेस जो है इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड नॉर्मल होगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड अगर हम मान लेते हैं ds है, समझे, या फिर तुम डेल्टा s मान लो, जैसे भी तुम्हें मानना हो, समझे, डेल्टा s मान लो।
तो ये भी क्या हो जाएगा, डेल्टा एस होगा। और क्लियर, देखो ये डेल्टा एस तो ये भी डेल्टा एस, समझे, सिलेंड्रिकल है ये पूरा सरफेस। अब देखो इधर का जो है एरिया कुछ ना कुछ होगा, समझे, हम मान लेते हैं ये डेल्टा S1 है, ये जो कर्व सरफेस एरिया है ना ये डेल्टा S1 है, समझे। लेकिन हर पॉइंट पे देखेंगे, हर पॉइंट पे जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है कर्व सरफेस है, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इधर की तरफ है, लेकिन जो एरिया वेक्टर है वो क्या है परपेंडिकुलर है, समझे। ये हमारा एरिया वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है, क्लियर। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है इसके बीच में जो है एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे कितना बन रहा है, तो 180 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे कितना बन रहा है, तो देखो ये भी क्या आउटवर्ड नॉर्मल है ना, तो ये क्या हो जाएगा 0 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब तुम φ1 φ2 और φ3 कैलकुलेट करो, तो φ1 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो φ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा E, ठीक है, पहले हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, और इनटू डेल्टा एस, ठीक है। φ2 लिखेंगे E इंटू ई डॉट, ठीक है, ये जो है ई डॉट डेल्टा S1 हम ऐसे लिख दिए। φ3 लिखेंगे तो E इंटू ई डॉट डेल्टा S हम ऐसे लिख दिए। अब इसको ना हम cos थीटा के फॉर्म में, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड जो हम इस तरीके से लेंगे E डेल्टा S, और देखो cos कितना है, cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा E डेल्टा S1 cos 0 डिग्री प्लस E डेल्टा S cos, सॉरी यहाँ पे 90 डिग्री हो ना, देखो इसके और इसके बीच में कितना है, देखो इसके और इसके बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा cos, ये cos 90 डिग्री हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये टोटल 0 हो जाएगा। cos 90 इक्वल टू कितना होता है 0 होता है, cos 90 इक्वल टू 0, ठीक, cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 और cos 180 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस E डेल्टा S प्लस 0 प्लस E डेल्टा S, समझे। तो टोटल हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, समझे। यहाँ पे जो हम कैलकुलेट किए तो इसमें क्या आया, टोटल फ्लक्स हमारा 0 आ गया। अब टोटल फ्लक्स हमारा 0 हो गया तो इसके अंदर में क्या है, चार्ज नहीं है, समझे। इस जो सरफेस है इसके अंदर में कोई भी, ठीक है, नेट चार्ज नहीं है, क्लियर। चार्ज हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो प्लस Q और माइनस Q हो सकता है, लेकिन नेट चार्ज जो होगा वो क्या है 0 है, समझे। तो गॉस लॉ का कहना क्या है कि अगर कोई क्लोज सरफेस के थ्रू अगर टोटल फ्लक्स अगर हम निकालें वो अगर 0 आता है तो हम क्या कहेंगे कि उस सरफेस के अंदर में जो नेट चार्ज है वो क्या है 0 है। क्लियर हुआ ये बात, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गॉस लॉ के रिगार्डिंग उसे हमें ध्यान में रखना है, और बहुत ही आसान है, समझे। यहाँ पे हम जो किए थे ना अभी, तो गॉस लॉ के हिसाब से क्या होगा, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो फाई हमारा 0 है तो क्या हो जाएगा, चार्ज हमारा क्या हो जाएगा 0 कूलम। इसके अंदर में टोटल जो नेट चार्ज है वो क्या हो जाएगा 0 कूलम हो जाएगा, 0 कूलम होगा नेट चार्ज, क्लियर। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, गॉस लॉ के रिगार्डिंग, वो हमें ध्यान देना है, समझे। और वो मैं पॉइंट जो है एक एक पॉइंट जो है मैं डिस्कस कर रहा हूँ, समझे कि नहीं। देखो पहला जो पॉइंट है ना कि गॉस लॉ जो है ना, ठीक है, वो किसी भी सरफेस के लिए ट्रू है। कोई जरूरी नहीं है कि ना कि तुम्हारा जो सरफेस है ना वो एकदम से सिलेंड्रिकल लोगे या फिर एकदम से सिमेट्रिकल लोगे। सिमेट्रिकल कहने का मतलब ये हुआ कि कोई जरूरी नहीं है ना कि हमें क्या है एकदम से स्फेरिकल सरफेस लेना है, कोई जरूरी नहीं है ना कि हम एकदम से सिलेंड्रिकल सरफेस लेंगे या फिर स्क्वायर सरफेस लेंगे,
ठीक है, हम किसी भी टाइप का टेढ़ा मेढ़ा सरफेस ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि ये जो है ये हम सरफेस ले रहे हैं, क्लियर, और इसके अंदर में प्लस क्यू चार्ज है, तो टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, समझे, और ये सरफेस क्या है 3 डायमेंशन में है, तो टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस क्या हो जाएगा फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा कौन कहता है, तो ये गॉस लॉ ही कहता है। अब देखो मैंने जो भी हम लोगों ने डेरिवेशन किया था, ठीक है, वो मैंने हमेशा बताया कि वो क्या है, एक स्पेशल केस है। गॉस लॉ ने इस टाइप के सरफेस को भी लेके, सॉरी गॉस जो साइंटिस्ट थे, इस टाइप के भी सरफेस को लेके उन्होंने कैलकुलेशन किया, और कैलकुलेशन करने के बाद से जो हमारा रिजल्ट आया वो हमारा ये आया। और ये जनरली किसी भी टाइप के सरफेस के लिए, कोई सा भी अगर हम सरफेस ले लें उसके अंदर में अगर हम चार्ज रख देते हैं, ठीक है, नेट चार्ज उसके अंदर में है, तो टोटल फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस जो होगा वो गॉस लॉ से डिफाइन है। कैसे, तो फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से डिफाइन है। अब तुम्हें अब समझ में आएगा कि इसका जो है कैलकुलेशन कुछ डिफरेंट हो जाएगा, समझे, इसका जो कैलकुलेशन है वो क्या होगा, कुछ ज्यादा डिफरेंट हो जाएगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और हम जो कैलकुलेशन किए थे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कांस्टेंट माने थे और सरफेस जो है हम सिमेट्रिकल लिए थे, वो क्या है, एक स्पेशल केस है। यहाँ पे तुम भी कर सकते हो डेरिवेशन, समझे, मैथमेटिक्स का बहुत बढ़िया यूज होगा यहाँ पे। तो हमें उतना डिटेल में जाना नहीं है, बस मैं बता दिया कि इसके लिए भी हम कर सकते हैं, और इसके लिए जब हम करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, जनरल रिजल्ट होगा। वो क्या होगा, जनरल रिजल्ट, यानी कि जनरल कैलकुलेशन होगा, समझे। उसमें हमें कोई भी चीज मान के नहीं करना है। यहाँ पे हम क्या किए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट माने हैं, समझे, तब हम किए थे। तो जो गॉस लॉ है वो किसी भी टाइप के सरफेस के लिए ट्रू है और वैलिड है, क्लियर। दूसरा क्या कि फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट जो है ना, तो इसमें क्यू जो है ना वो क्या है, टोटल नेट चार्ज, टोटल नेट चार्ज इनसाइड, ठीक है, इनसाइड दी सरफेस, ठीक है, टोटल नेट चार्ज इनसाइड दी सरफेस। क्लियर हुआ इतना। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसे भी हम नोट डाउन करते हैं और समझना इस चीज को, जो हम समझा रहे हैं ना उस चीज को समझना, ठीक। अब देखो जैसे मान लो कि हम ये जो है ये ढेर सारे यहाँ पे चार्जेस हैं, समझे। जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है, प्लस Q1 है, ठीक है, माइनस Q2 है, प्लस Q3 है, माइनस Q4 है, प्लस Q5 है, समझे। लेकिन हम गॉसियन सरफेस में हम इनक्लोज कर रहे हैं सिर्फ इतना चार्ज, समझे। गॉसियन सरफेस में हम इनक्लोज किए सिर्फ इतना चार्ज। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से तो होगा ही, और इस चार्ज की वजह से भी होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो सारे चार्ज की वजह से होगा, क्लियर। अब देखो यहाँ पे जो इसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस सरफेस को क्रॉस करेगा, समझे। इस चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या होगा, इस सरफेस को क्रॉस करेगा, क्लियर हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कोई सा भी चार्ज हो, इनसाइड में हो या फिर आउटसाइड में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज की वजह से होगा। लेकिन गॉस लॉ में अगर हम देखेंगे फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे ये जो है ना क्यू जो है वो चार्ज क्या है, चार्ज इनक्लोज, ठीक है, चार्ज इनक्लोज इन दिस सरफेस, ठीक है। क्यू हमारा क्या है, टोटल चार्ज enclosed inside this surface S, समझे। Q हमारा क्या है, टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज enclosed inside the surface। अब देखो ये जो है ना इन चार्ज के चलते, ठीक है, इन चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इस सरफेस के थ्रू जो क्रॉस कर रहा है, ठीक है, वही हमारा फाई का वैल्यू देगा। यानी कि टोटल फ्लक्स जो हम कैलकुलेट करेंगे इस फील्ड के आधार पे, यानी कि इन तीनों के फील्ड के आधार पे ही हम कैलकुलेट करेंगे। टोटल फ्लक्स थ्रू दी सरफेस इस तीनों फील्ड के आधार पे ही हम करेंगे। क्लियर हुआ ये बात, तो समझ गए। तो ये जो Q है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस सरफेस के अंदर में जो नेट चार्ज है सिर्फ उसको ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है।
अब देखो गॉस लॉ में हम जिस सरफेस को चूज करते हैं ना, समझे, उसको हम क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं, ठीक है, गॉसियन सरफेस हम बोलते हैं, ठीक। जो सरफेस हम चूज करते हैं वो कौन सा सरफेस होता है, वो होता है हमारा गॉसियन सरफेस। और ये इमेजिनरी सरफेस है एक तरीके से, समझे, इमेजिनरी सरफेस है, ऐसा नहीं है ना कि ये तुम सरफेस तुम बनाओगे या फिर फिजिकल होता है, ये क्या है, एक इमेजिनरी सरफेस है, इसको हम क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं, क्लियर। अब देखो ये जो गॉसियन सरफेस है, ठीक, ये हम अपने हिसाब से चूज करते हैं। जब भी हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हम पढ़ेंगे ना, समझे, इसके जस्ट बाद हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे, तो ये जो सरफेस है ना हम अपने सुविधा के अनुसार चूज करते हैं, क्लियर। और गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो भी कॉन्सेप्ट है ना, उसको हम लेके हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं किसी भी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, हम किसी भी पॉइंट पे फाइंड आसानी से कर सकते हैं। अब देखो ये जो गॉस लॉ है, क्लियर, और जो हमारा फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट है, इस दोनों को हम यूज करते हैं तो हमारा जो कैलकुलेशन हम बताया था ना कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो हमारा कैलकुलेशन कर रहे थे वो उसमें इंटीग्रल आ रहा था, ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस आ रहा था, तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता, तो ये हमारा जो है आसान कर देता है, समझे। तो यही हमें एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में पढ़ना है, क्लियर। अब देखो ये जो गॉसियन सरफेस है ना, ये कहाँ से पास कर सकता है, समझे। तो जो गॉसियन सरफेस है ना, ये कंटिन्यूअस चार्ज, ठीक है, जो गॉसियन सरफेस है वो डिस्क्रीट चार्ज से कभी भी पास नहीं करेगा, लेकिन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ये आसानी से पास कर जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, जैसे मान लो कि हम, ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना इसको, जैसे मान लो कि ढेर सारा चार्ज है, ठीक है, और प्लस Q6 हो गया, ठीक है, प्लस Q7 हो गया, तो देखो ये क्या है, हमारा डिस्क्रीट चार्ज है ना, समझे, ये सारा क्या है, Q8 हो गया, ठीक है, माइनस Q8 हो गया, तो ये क्या है हमारा डिस्क्रीट, ये क्या है, डिस्क्रीट चार्ज है। तो जो हमारा गॉसियन सरफेस है ना, वो हमारा जो है डिस्क्रीट चार्ज से पास नहीं करेगा, समझे। इसका रीजन ये है कि जैसे मान लो कि एक हमारा कोई चार्ज है यहाँ पे, जैसे मान लो प्लस Q चार्ज है, तो इस पॉइंट पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, समझे। वेल डिफाइंड नहीं होने का कारण क्या है कि जस्ट इस जहाँ पे चार्ज है वहीं पे हमारा उस चार्ज की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखेंगे तो वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और पॉइंट P जो होगा उसी जगह पे होगा, यानी कि जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 0, समझे, डिस्टेंस 0। तो हम इस चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, समझे, वो नॉट डिफाइंड होता है, इंफिनिटी से हम ऐसे दिखाएं, ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो जो इसका समरी ही है कि जो है जो गॉसियन सरफेस है वो कभी भी डिस्क्रीट चार्जेस से पास नहीं करेगा, हाँ, लेकिन अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो ना तो वहां से वो हम पास करा सकते हैं, ठीक है। और इसके एप्लीकेशन में हम देखेंगे, ठीक, जब गॉस लॉ का हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो उस समय हम देखेंगे कि हम पास करा दे रहे तो भी हमारा जो रिजल्ट है ना वो एकदम से एग्जैक्ट और एक्यूरेट आ रहा है, क्लियर। तो जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, समझे, यहाँ पे ये क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे लेमडा, ठीक है, लेमडा यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो वैल्यू है वो क्या है, dq/dl, हम इस तरीके से हम लिख सकते हैं, या फिर तुम डेल्टा Q/, ठीक है, डेल्टा Q/, ठीक है, डेल्टा L भी लिख दो, कोई बात नहीं है, समझे। तो अगर हम गॉसियन सरफेस अगर इस तरीके से चूज करें तो हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं, समझे। यहाँ पे चूज करने का मतलब क्या होगा कि देखो यहाँ पे गॉसियन सरफेस है ना, देखो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू पास कर जा रहा है, समझे। तो ये सब बातें जो है हमें ध्यान में रखनी होगी, क्लियर हुआ इतना सारा, ठीक। अब देखो यहाँ पे कि जो गॉस लॉ है ना, ठीक है, वो क्लियरली अगर हम इसका डिपेंडेंस देखेंगे ना तो इनवर्स स्क्वायर रूल पे डिपेंडेंट है, समझे। गॉस लॉ जो है वो क्या है, इनवर्स स्क्वायर रूल पे
डिपेंडेंट है। क्लियर? अब ये कहने का मतलब क्या हुआ, तो हम जो डेरिवेशन हम जो कर रहे हैं, तो उसमें जब तुम देखोगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट